आखिर लड़का ही क्यों चाहिए? भाग 10। वियांश और आरती हैरानी से उन्हें देखने लगे और सोचने लगे कि अचानक से माँ को क्या हो गया जो खुद ही घर से जाने की बात कर रही है। कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? दोनों के मन में एक जैसे सवाल थे, लेकिन आरती खुश थी और वियांश थोड़ा हिचकिचा रहा था। वह पूछने लगा, माँ आप कहाँ जाएंगे? और क्यों मोना वियांश के सिर पर अपनी माँ को घर से निकलने का इल्जाम लगाना चाहती थी। इसीलिए उनकी हरकतों पर पर्दा डालते हुए कहने लगी, आरती मैं तेरे साथ तंग हो जाती है। मैं पुराने जमाने की हूँ, बार बार उसे रोक टोक करती रहती हूँ। कुछ दिन अलग रहूंगी, बाहर की दुनिया देखूंगी तो मैं भी नए नए अनुभव कर पाऊंगी। घर में शांति बनी रहेगी और तुम दोनों भी खुश रहोगे। मोना की बात सुन वियांश को बहुत छोटा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल आरती बोल पड़ी, यह तो बहुत अच्छा सोचा आपने माँ। आप बाहर जाएंगी, अपनी उम्र के लोगों से मिलेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी हमारा प्राइवेट स्पेस मिलेगा। वियांश ने आरती को चुप रहने का इशारा किया और आरती मुंह बनाने लगी। मन ही मन वह खुश थी, लेकिन आप जाएंगी कहाँ? अभी आरती ने कहा ना, अपनी उम्र के लोगों से मिलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तू भी बस मुझे यहाँ के किसी भी वृद्ध आश्रम में छोड़ दे बेटा। वहां तो सारे मेरे जैसे ही लोग रहते हैं। वियांश उनकी बात सुन समझ गया कि माँ ने सुबह की सारी बातें सुन ली है और वह इसीलिए खुद ही जाने को कह रही है। वियांश ने एक नजर मोना को देखा, जो झूठी मुस्कुराहट में अपना दर्द छुपा रही थी, और दूसरी ओर फिर आरती को देखा, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। ठीक है माँ, जैसा आप चाहो, मैं देखता हूँ, कहकर वियांश और खाने में व्यस्त हो गया। वह मोना की झूठी मुस्कान को नहीं पढ़ पाया और उसकी मजबूरी को मर्जी समझकर वृद्ध आश्रम देखकर मोना को वहां भेज दिया। रूबी ने जब वियांश और आरती से मोना के घर में न होने की वजह पूछी तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। मोना वृद्ध आश्रम में चली तो गई, लेकिन वहां उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे हर वक्त घर की याद आती और वह अपने नसीब को कोसती। वृद्ध आश्रम की मालकिन सीता नाम की एक महिला थी। वह मोना को हर वक्त उदास परेशान देख थोड़ी चिंतित हुई। एक रोज वह मोना को सबके बीच लेकर बैठी और सबसे उसका परिचय कराया। सीता मोना से कहने लगी, आंटी आप किसके लिए इतना दुखी हो रही हैं? उस बेटे के लिए जिसने आपको यहाँ छोड़ने से पहले एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। उसे मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूं ना बेटा। मेरा मन तो अपने बेटे में ही लगा रहता है। मैं चाह कर भी नहीं भूल पाती। जिस बेटे के लिए मैंने सब किया, उसने मुझे इस मोड़ पर छोड़ दिया। आप ठीक कह रही हैं आंटी। आप यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उन सबके साथ यही हुआ है। इनसे मिलिए। आंटी यह है राम अंकल, और जानती हैं इनके साथ क्या हुआ था? मोना ने एक नजर राम की ओर देखा, जो दर्द भरी हंसी लिए बैठे थे। इसके बाद सीता की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। सीता कहने लगी, उनकी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। आधी रात को सड़क पर छोड़ दिया, यह जानते हुए कि रात को दिखाई नहीं देता। यह हमें सड़क पर जख्मी हालत में मिले थे। मोना ने उदासीन नजरों से राम की ओर देखा। यह है शीला आंटी। आप जानती हैं उनके बेटे बहू ने इन्हें ना जाने कब से एक कमरे में बंद करके रखा था। मोना बोली, क्यों? क्योंकि इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया था। उनके छोटे बेटे की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ध्यान और स्नेह की जरूरत थी, उसी वक्त उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सीता की बातें सुनकर मोना की आंखें भर आई। सीता मोना से कहने लगी, आंटी आप शुक्र मनाओ कि आपके बेटे बहू ने कम से कम आपके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं किया। आप उन पर बोझ बनती, इससे पहले आप यहाँ आ गई। वहां घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है यहाँ अपनी उम्र के लोगों के साथ खुशी खुशी रहे। यहाँ सब आपके आपके अपने हैं आंटी। आज अनजान लोग हैं यह, लेकिन देखना आपके अपनों से भी ज्यादा अपने हो जाएंगे। बहुत जल्दी फैसला आपका है आंटी। सीता उसे समझाकर वहां से चली गई। उसकी बातों को मोना के दिल और दिमाग पर असर हुआ। वह सीता की बातों पर विचार करने पर विवश हो गई।
धीरे धीरे मोना वहां के लोगों से खुलकर मिलने लगी और उसके सभी से बहुत अच्छे संबंध बन गए। मोना बहुत खुश रहने लगी। व्यांश और आरती ने एक बार उसे वृद्ध आश्रम भेजकर उसकी सुध लेना भी जरूरी नहीं समझा। मोना को भी उनकी याद कम आती और वह यहाँ की औरतों के साथ बहुत अच्छा समय बिताती। मोना ने अपने मन को समझा लिया कि अब यह आश्रम ही मेरी दुनिया है। तभी अचानक एक दिन व्यांश और आरती उस आश्रम में पहुंचे। मोना को वहां लोगों से बात करते, हंसते मुस्कुराते देख आरती के तन बदन में आग लग गई। वह व्यांश से कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ को कैसे हंस हंस कर बोल रही है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह कितनी खुश है। और जाते जाते हमें ना जाने कौन सी बद्दुआ दे गई कि हम सब कुछ हार गए। हम हमारी खुशियों को ना जाने कौन सा ग्रहण लगा गई। आरती बड़बड़ा रही थी और व्यांश उसकी बातों में आकर मोना को हीन दृष्टि से देख रहा था। उसके मन में भी यही आया कि उसकी माँ के जाने के बाद से उसके काम में अवनति हो गई। शेयर बाजार में लगाए गए पैसे डूब गए। आरती को किडनी में समस्या होने लगी। वह इन सभी को दोष मोना को दे रहे थे, जबकि हकीकत तो यह थी कि माँ का दिल दुखा करके कोई मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। अपनी माँ को भूखा रख बाहर लंगर लगाने का कोई औचित्य नहीं। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी सुख, शांति, अमन, सुकून वापस नहीं होता। व्यांश मुंह बनाते हुए बोला, तुम अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखा करो। हम यहाँ माँ को घर ले जाने आए हैं। अगर तुम ऐसे ही माँ को अपशब्द बोलती रहोगी तो वह क्यों हमारे साथ घर चलेगी। अगर तुम चाहती हो कि माँ घर चले तो थोड़ा संयम से काम लेना सीखो, समझी आरती। व्यांश की बात सुनकर चुप हो गई और वह दोनों मोना के पास गए। उन्हें देख मोना बहुत खुश हो गई और उसके मन में एक आस जगी कि उसका बेटा बहू उसे घर वापस ले जाने आए हैं। व्यांश ने पैर छूकर मोना का आशीर्वाद लिया और आरती को भी पैर छूने का इशारा किया। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ तेरे बिना? हम आपको घर वापस लेने आए हैं माँ। तुम सच में मुझे ले जाने आए हो बेटा? सीता राम भाई देखो, मेरा बेटा मुझे घर वापस ले जाने आए हैं। मोना शोर मचा मचा कर सबको बता रही थी कि उसका बेटा उसे घर वापस ले जाने आया है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी मोना के लिए बेहद खुश थे। व्यांश ने आरती से कहा, आरती माँ का सामान ले आओ, हम घर चलते हैं। मोना जल्दी से भागकर अपने कमरे में गई और बिजली की सी फुर्ती के साथ हवाई घोड़े पर सवार अपना सामान समेटने लगी और आरती उसकी मदद करने लगी। मोना वहां सबको अलविदा कह अपने घर लौट आई। घर आकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। व्यांश आरती को डॉक्टर के पास ले गया तथा ऑपरेशन के लिए उन्हें डेट मिल गई। मोना ने पूछा, क्या हुआ आरती को? डॉक्टर के पास क्यों गए थे तुम दोनों? आरती ने रोते हुए कहा, मेरी एक किडनी खराब हो गई माँ, किडनी बदलवानी होगी। उसी के लिए हम डॉक्टर से तारीख लेने गए थे। मोना उसकी बीमारी के बारे में सुनकर हैरान रह गई। चुप हो जा बेटा, रो मत। मैं कितना समझाती थी तुझे, शराब मत पिया करो इतनी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ कम से कम इस वक्त तो यह बातें रहने दीजिए। आप उसकी हालत देख नहीं रही, आप कितनी परेशान हैं। वह पहले से ही ऊपर से आप और उसे सुना रही हैं। तू चिंता मत कर बेटा, आरती ठीक हो जाएगी। ठीक तो तब होगी ना माँ, जब सर्जरी होगी। इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो कैसे इसका इलाज कराऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना उसकी बात सुनकर चकित रह गई और पूछने लगी, पैसे क्यों नहीं है? कहाँ गए सारे पैसे? तूने तो शेयर बाजार में भी निवेश किए थे ना पैसे, और उनसे अच्छी खासी कमाई भी हुई थी। फिर कहाँ गए सारे पैसे? व्यांश नजर नीची करके बोला, शेयर बाजार के पैसे डूब गए। मोना हैरान थी और उससे ज्यादा दुखी भी हुई। वह कुछ सोचकर बोली, मेरे पास कुछ गहने जेवर रखे हैं बेटा, क्यों ना हम उन्हें बेचकर पैसे ले आए और आरती का इलाज हो जाएगा। लेकिन वह आपके गहने हैं माँ, मैं उन्हें कैसे ले भेज सकता हूँ? मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है ना बेटा, और आरती का जीवन से बढ़कर तो यह जेवर नहीं है ना मेरे लिए। बस भगवान की दया से सब ठीक हो जाए, और क्या चाहिए मुझे माँ, हम कुछ और देख लेंगे।
वह आपकी शादी के गहने हैं, आपकी पूंजी है, उन्हें आप अपने पास रहने दीजिए। वह पूंजी किस लिए होती है? कि बुरे वक्त में काम आ सके। आज उनकी जरूरत है तो हम उन्हें बेचकर तेरा इलाज कर सकते हैं। मोना ने उन्हें सारे जेवर लाकर व्यांश को दे दिए और उसे बेचकर आरती का इलाज करने को कहा। व्यांश ने गहने रख लिए। मोना के जाने के बाद आरती व्यांश से कहने लगी, शुक्र है तुम्हारी माँ ने खुद ही गहने दे दिए। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मना ना कर दे। घर की तरह मुझे तो तुम्हारी बड़ी टेंशन हो रही थी। व्यांश भी कहने लगा, टेंशन तो मुझे भी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि माँ से जेवर कैसे मांगू। वह तो अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही हमें गहने दे दिए। अब कल के कल ही मैं बेचकर तुम्हारी सर्जरी कराता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। व्यांश ने गहने बेचकर आरती के इलाज के लिए अस्पताल में जमा कर दिए और उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। 3 महीने के लिए आरती पूरी तरह बेड रेस्ट पर रही और मोना उसकी पूरी देखभाल करती रही। मोना घर, रूबी, आरती सबको बहुत अच्छे से संभालती। आरती जब ठीक हो गई और खुद से काम करने लगी, चलने लगी, तो उसने कहा, माँ मैं अब ठीक हूँ। आपने जो किया मेरे लिए, मेरा जितना ध्यान रखा है, इसके लिए धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बेटा? माँ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन फिर भी आपने अपने गहने भी दे दिए, आरती की इतनी सेवा भी की, रूबी का इतना ध्यान रखा। आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे यह सब कर पाती। हाँ माँ, आप थी तो मुझे भी टेंशन नहीं थी। अब तो मैं भी एकदम स्वस्थ हो चुकी हूँ। अब आप वापस उसी आश्रम में जा सकती हैं। हाँ माँ, हमने देखा वहाँ आप यहाँ से भी ज्यादा खुश रहती हैं। अब आप वापस चली जाओ। अब आरती भी ठीक हो गई है तो कोई काम की भी दिक्कत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं मोना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किस्मत ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक जो किया था। मोना को लगा था कि उसके बच्चे उसे अपना मानते हैं, इसीलिए लेने आए हैं। लेकिन सच तो यह था कि वह मोना को सिर्फ अपने मतलब के लिए घर लाए थे और मतलब पूरा होते ही उन्होंने मोना को वापस आश्रम जाने को कह दिया। मोना वापस आश्रम आ गई। वहां उसने एक औरत को देखा जिसे उसका बेटा और बहू छोड़कर गए थे। मोना उसे वहां देखकर दंग रह गई। वह भी मोना की ही तरह उस आश्रम में आई थी। मोना को वहां देखकर वह औरत भी चकित रह गई। वह रोती मोना के गले लग गई और मोना ने उसे उसी तरह संभाला जैसे सीता ने उसे संभाला था। दोनों पहले से परिचित होने के कारण वह और मोना बहुत अच्छी सहेली बन गई। एक दिन रूबी के स्कूल में उसकी शिक्षिका ने कहा, बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो आज हम आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहेंगे जहां आप सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोगों से मिलेंगे और उनके साथ ढेर सारी मस्ती करेंगे। उनसे कहानी सुनने को मिलेगी जिससे हम उन्हें थोड़ी खुशी दे पाएंगे और वह हमें। तो क्या आप सब तैयार हैं चलने के लिए? सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्लाए, यस मैम, हम सभी जाना चाहेंगे आपके साथ। हमें भी स्टोरी सुननी है, मस्ती भी करनी है। स्कूल की ओर से सभी बच्चों को सीता के केयर सेंटर ले जाया गया। सभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। जैसे ही वे लोग आश्रम पहुंचे, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी छा गई। रूबी ने वहां मोना को इस महिला के साथ देखा जो वहां मोना के बाद आई थी। वह भागकर मोना के पास गई और उसे देखकर मोना सक पका गई। वह सोचने लगी है यहाँ कैसे आ गई, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रूबी मोना से कहने लगी, दादी आप यहाँ, पापा ने कहा था कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हैं। अब समझ में आया, आप तो यहाँ हैं, यह सभी आपके रिश्तेदार हैं दादी। रूबी अपनी नासमझी और मासूमियत में क्या बोले जा रही थी उसे भी नहीं पता। रूबी की ये बातें सुनकर सभी हैरानी से मोना और रूबी को देखने लगे। सभी को मोना के लिए बेहद बुरा लगा कि उसकी पोती वहां अचानक किस तरह उसके सामने आ गई। मोना ने खुद को संभालते हुए रूबी को गले लगाया और उसका चेहरा चूम लिया। वह रूबी से कहने लगी, हाँ बेटा, यह सब ना मेरे दोस्त हैं, तुम मिलोगी सबसे? रूबी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ। तो मोना ने वहां के एक एक सदस्य से उसका परिचय कराया। सभी ने मोना का साथ दिया और किसी ने भी रूबी को
इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह दादी के किसी रिश्तेदार का घर नहीं बल्कि उसके पिता की शर्मसार करने वाली हरकत है। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।